जी, जॉब नहीं दे रहा इसका मतलब है कि सब लोगों ने देखी हुई है इसलिए कोई जॉब नहीं देना चाह रहा। चलें सुन लीजिए, अगर आपने बतख देखी हुई है तो उसका मतलब है आपने मुर्गाबी देखी है। बतख मुर्गाबी ही है, जिसको आप बतख कहते हैं वो असल में मुर्गाबी ही है, जिसको लोगों ने बहुत पहले पकड़ के पालतू बना लिया था। ऐसे जो मुर्गियां हैं ये भी जंगली मुर्ग की नस्ल से हैं। जंगली मुर्ग उड़ता है, जब हमने इसको बांध दिया घर में तो इसने उड़ना बंद कर दिया, और ऐसे ही मुर्गाबी के साथ है। आप परेशान हो जाएंगे सुन के, पाकिस्तान में जो मुर्गाबियां आती हैं वो कम वेश 6 से 10 हज़ार किलोमीटर का फासला तय करती हैं हर साल। पहले ये रशिया से पाकिस्तान और इंडिया में आती हैं और फिर यहाँ से वापस जाती हैं। ये आती हैं सितंबर अक्टूबर में और वापस चली जाती हैं मार्च अप्रैल के महीनों में। अब सोचें, जिसको आपने कहा था नायरा की सिर्फ चंद सेकंड होती है, ये तो 2-2 महीने उड़ती रहती है। 2 मंथ की फ्लाइट है इसकी यहाँ से रशिया तक, पाकिस्तान से रशिया तक। बहरहाल ये तो जस्ट एग्जांपल मैंने दी है कि परिंदे, अब याद गौर कीजिएगा कि बतख पानी में एंटर होके, जब एंटर होगी तो इसके पाँव के साथ, इसकी चोंचों के साथ, इसके परों के साथ अंडे लग जाएंगे किसी भी चीज के। और जब ये जमीन पे आएगी तो जमीन पे जहां एक जगह दूसरी जगह पे जाएगी। अगर एक बतख रशिया से पाकिस्तान आ रही है या पाकिस्तान से रशिया जा रही है तो वो चीजों को इधर से उधर, उधर से उधर स्मगल कर सकती है। और ऐसा होता है। मैंने स्मगल का लफ्ज जनरल टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीजों को चुरा के लेके जाती है। जी, ये आपके सवाल का जवाब। ये सवाल किसका था जी, मुझे फिर भूल गया। क्वेश्चन किसने किया था ये वाला क्वेश्चन सर पूछा? 418 एरिया में। जी, 418 का क्वेश्चन था जी। आपके क्वेश्चन को मैंने डिटेल के साथ जवाब दे दिया है। आई एम श्योर कि अब आपको दोबारा ये परेशानी नहीं होगी कि ये जी अंडे सर थैंक। किस तरह से मूव करके चले जाते हैं। जी, हमारा आज का जो टॉपिक है जी, नेक्स्ट फाइलम काइनोरिंग का, ये हेडिंग है इसका और ऊपर तस्वीर है। पहले हम तस्वीर देखेंगे और फिर हम फाइलम को देखेंगे। ये तस्वीर डायग्राम है, तस्वीर डायग्राम की शक्ल में हाथ से बनाई गई है। ये भी गैर मारूफ फाइलम है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन जस्ट चांस की बात है, आ सकता है। लुक एट हियर, ये तस्वीर है। तस्वीर का मतलब मैं डायग्राम दे रहा हूँ जी। ये इसके हेड के ऊपर 2-3 चीजें चेक कीजिए, ओरल कोन और ओरल स्टाइलेट। स्टाइलेट का लफ्ज आपके लिए नया है। नया इसलिए है कि आपने एफएससी में पढ़ा है, याद नहीं रखा हुआ। किसी को याद है वैसे पहले से एफएससी से स्टाइलेट का नाम याद रहा हो किसी को? एफएससी से किसी को स्टाइलेट का लफ्ज याद रहा हो? बायोलॉजी की बात हो रही है। नो, इसका मतलब है कि एफएससी आपने जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ी हुई है जी। चलें खैर, स्टाइलेट को मतलब कोई भी ऐसी चीज जो नुकीली हो, चुभने वाली चीज हो, स्टाइलेट कहलाती है। और ये यहाँ पे फीडिंग में हेल्प करती है। पीछे आ जाए, यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है स्केलेट। स्केलक स्ट्रक्चर्स हैं, ये नेक रीजन है। उसके पीछे इसका जो मेन बॉडी है, ट्रंक रीजन, उसके अंदर आपको प्लेसिड्स, ये भी स्केल्स हैं। जोनाइड्स, ये बॉडी में बाजार देखने में खाने पर नजर आ रहा है। मैंने एक बार फिर बाजार का इस्तेमाल किया है। डॉर्सल स्पाइन ऊपर की तरफ है और लेटरल स्पाइन जो साइड पे कांटे से लगे नजर आ रहे हैं। और ये एनएस है। और वेल, ये है जी ऑल अबाउट जो स्ट्रक्चर आप तस्वीर में देख रहे हैं। अब इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ जाना है हमने। डिस्क्रिप्शन जो कि आपकी बुक में दी हुई है। सबसे पहले नाम पे गौर कीजिएगा, काइनो रिंका। काइनो से, काइनो के लफ्ज आपके जहन में क्या कंसेप्ट आता है? कोई नाम नहीं आता है जी जहन में? काइनो, काइनेटिक, मूविंग, हरकत करने वाले। और रिंग का लफ्ज तो है नाक, और नाक मुंह पे होता है। ऐसी चीजें जो हेड रीजन में या हेड रीजन के पास है और वो मूव कर सकती हैं। ये नाम रखने की रीजन है, और कोई वजह नहीं है इसकी, सिर्फ नाम रखने की वजह है। जरूरी होता है कि नाम। जी, उसके बाद है जी इनका साइज बहुत छोटा सा है, जस्ट लेस देन 1 मिलीमीटर साइज के हैं। बाइलेटरल सिमेट्री है, लंबे हैं। लंबे का मतलब बॉडी के लिहाज से बॉडी मोटे के मुकाबले में लंबे ज्यादा है। सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं। लफ्ज है जी एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ समुद्र में, इसका मतलब फ्रेश वाटर में नहीं है। ये कीचड़ और सैंड में रहते हैं, जो गारे के उसके नीचे होती है, पानी के नीचे साइड पे। इनकी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल सिलिया मौजूद नहीं है, या लोकोमोटर अपेंडिक्स भी नहीं है। एक्सटर्नल का मतलब बॉडी में बाहर की साइड पे सिलिया नहीं है, या कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है, ऐसे सिलिया अपेंडेजेस जिससे हरकत कर सकते हो। ये मड के अंदर, कीचड़ के अंदर बरो करते हैं अपने स्नाउट की मदद से। स्नाउट के लफ्ज से आप वाकिफ हैं कि नहीं, आप बताएंगे? यू नो व्हाट इज स्नाउट? एनीवन?
नो सर। जी, अंश के जवाब का मतलब है कि क्लास के ऊपर बिल्कुल नहीं आता होगा, जो कि अंश क्लास में सबसे ज़्यादा जवाब देने वाला बच्चा है जी आपके। चलें, अब मैं पंजाबी का लफ्ज़ बोले देता हूँ। पहला लफ्ज़ है थोबड़ा। पंजाबी में समझते हैं क्या होता है? दोबारा बोलिएगा सर। पंजाबी का लफ्ज़ है जी थोबड़ा। तो जी जो बैठने के लिए इस्तेमाल होता है। सुना हुआ है सर। जी, किसी को पंजाबी आती है जी प्रॉपर? सर वो जी सर आती है गुस्से मुझे। में किसको कहते हैं मैं तेरा थोबड़ा सजा देना है। जब किसी ने मुंह बनाया हो तो उसको कहते हैं क्या तूने थोबड़ा सजाया हुआ है। आपने दो चीज़ों को इकट्ठा कर दिया है, थोबड़ा और सजाना। अगर सजा हुआ ना हो तो फिर थोबड़ा क्या है? सर फूला हुआ किसी चीज का होना। नहीं बेटा, सर चलो फूला हुआ सर माउथ मुंह। मुंह, इसका मतलब मुंह है, चेहरा, फेस बनाता है। ये पंजाबी का लफ्ज़ बोला था मैंने। चलिए, अब एक और लफ्ज़ है थोथनी। ये किसने सुनी हो, देखी हो? डू यू नो व्हाट इज थोथनी? सर जो सर ये अच्छे तरीके सूंड से की तरह ही बोल ना होती है। सके। नहीं, एक जवाब, एक वक्त में एक जवाब, एक वक्त में एक सर स्टूडेंट। सूंड को भी थूथनी ही कहते हैं। उसको भी कहते हैं, लेकिन असल में थोथनी कौन सी होती है? चलिए सुन लीजिए। आई एम श्योर सब लोगों ने गाय और भैंस वाले देखी हुई हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ये सब देखे हुए हैं सबने। जी सर। इनका यस मुंह सर। इनका मुंह लंबा होता है। हमारा मुंह फ्लैट है सामने से, इनका मुंह आगे को निकला होता है, पतला लंबा सा आगे को जा रहा होता है। उस लंबे मुंह को थोथनी कहते हैं उर्दू में, और उसी को स्नॉट कहते हैं इंग्लिश में। लंबे वाले मुंह को, जो आगे की तरफ लंबोतरा सा हो, जैसे गाय और भैंस का मुंह होता है, वो स्नाउट है इंग्लिश में, और थोथनी है उर्दू में। ये जस्ट नाम है। आगे आ जाए। ये यहाँ भी इसने नाम की रीजन कि ये नाम क्यों लिया गया है, किसी का नाम रखा गया है। आगे आ जाइए। और चूंकि ये मुंह की वजह से वो सुराख करते हुए मिट्टी की कीचड़ में आगे मुंह चला जाता है, तो ये फाइलम का नाम रखने की जरूरत थी। उसके बाद है जी 150 नॉन स्पीशीज है। आगे आ जाइए। बॉडी के स्ट्रक्चर के हवाले से लफ्ज ऊपर डायग्राम में हम देख चुके हैं। जोनाइट, बॉडी में 13 या 14 डेफिनेट यूनिट्स होते हैं जो जोनाइट्स का नाम दिया गया है। जोनाइट्स तस्वीर आपने ऊपर देख ली हुई है, जोन बने हुए हैं, बाजार, मैंने कहा जो बाजार देखने में खाने लग रहे हैं। उसके बाद है जी हेड, पहला जोनाइट है, जोनाइट नंबर 1 है, जिसके ऊपर मुंह भी होता है, ओरल कोन होती है, स्पाइन्स होते हैं, स्टाइलेट्स होते हैं। उसके बाद नेक है, जो जोनाइट नंबर 2 है, जिसमें स्पाइन्स होते हैं जिनको स्केलेट्स कहते हैं, और प्लेट्स जिनको प्लेसिड्स कहते हैं। और ये एक लफ्ज है जो हम पढ़ चुके हैं, हेड कैन बी रिट्रैक्टेड इनटू द नेक। ये अपने हेड को पीछे खींच सकता है अपने नेक के अंदर, ज़ाहिर पीछे रिट्रैक्टर मसल मौजूद होगा उसको खींचने के लिए। बाकी जो 11 खाने हैं वो खाने का लफ्ज जोनाइट के मानों में इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं तर्जुमा उर्दू में, जो कि जो बॉडी का मेन हिस्सा है, जिसको ट्रंक कहते हैं, ट्रंक के अंदर मौजूद है। और हर एक के ऊपर दाएं बाएं और ऊपर एक एक स्पाइन मौजूद है। आखिरी पैराग्राफ, बॉडी के बाहर एक वेल डेवलप्ड क्यूटिकल मौजूद है, एपिडर्मिस है, 2 पेयर मसल्स के होते हैं, डॉर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल, और सीडोसोलोम काफी बड़ी है, उसके अंदर अमीबाइड सेल्स मौजूद होते हैं। ये है जी फाइलम काइनोरिंका। अब इसकी तस्वीर और जो बाकी चीजें बचेंगी वो इधर है। डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल है। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, जहाँ पे डाइजेशन अब्जॉर्प्शन नॉर्मल होते हैं, और एनस। और ये डाइटम्स, एलर्जी और ऑर्गेनिक मैटर, ये सब चीज़ों को खाते हैं। डाइटम्स क्या होते हैं, आपने पढ़े हुए। प्रोटोनेफिडिया जोनाइट नंबर 11 में मौजूद हैं। नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, सिंगल वेंट्रल नर्व कार्ड है, लफ्ज़ पर गौर करना है, सिंगल अकलौता वेंट्रल साइड पर एक नर्व कार्ड है जिसमें गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया इज मैस ऑफ नर्व सेल्स हर जोनाइट के अंदर। कुछ स्पीशीज में आई स्पॉट्स और सेंसरी ब्रिस्टल्स भी मौजूद हैं। आई स्पॉट्स सिंपल आईज जो सिर्फ लाइट और डार्क में फर्क के लिए बस इस्तेमाल की जाती हैं। डायोशियस पेयर्ड गोनेड्स, बहुत से स्पाइन कॉपुलेशन में इस्तेमाल होते हैं, जो कि मेल गोनोपोर के आसपास मौजूद है। अंडों से बच्चा निकलता है, लार्वा, और लार्वे में तमाम जोनाइट नहीं होते, छोटा होता है, और उसके बाद ग्रो होता है, मोल्टिंग करता है, और अडल्ट में तब्दील हो जाता है। जब एक बार अडल्ट बन जाता है फिर उसके बाद मोल्टिंग नहीं होती। और इसके साथ ही जी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।
और ये टॉपिक था काइनरिंग का, ये एक शॉर्ट फाइलम था। और हमारा अगला टॉपिक यहाँ पे तो इसने क्लासिफिकेशन दिया, क्लासिफिकेशन हम बाद में देखेंगे। इस चैप्टर में दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रोटीफर्स, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइलम नेमाटोडा है। ये आपकी एफएससी में शामिल था, लेकिन मजबूरी है कि आपने एफएससी को जिस तरह से पढ़ा है वो आपको पहले से मालूम है। ये है जी फाइलम नेमाटोडा। कोई वैसे वाकिफ है इससे पहले से किसी हद तक? व्हाट आर नेमाटोड्स? एनीवन हु नोज समथिंग अबाउट नेमाटोड्स? चलो कोई मसला नहीं है। मलक का नाम याद है, सुना होगा कि नहीं? मलक। यस सर। यस सर। चलें, दूसरा नाम है हुकवर्म। यस सर। यस सर। तीसरा नाम है पिनवर्म। नाम सुनाओ। नो सर। चलें, ये भी हम पढ़ेंगे तो फिर आपको क्लियर वाज़ेह हो जाएगा। ये सब जिनका मैंने नाम लिया है ये मशहूर और मारूफ हैं। अब ये फाइलम जो बज़ाहिर अभी तक आपके लिए गैर मारूफ है, चूंकि आपने एफएससी में इसको प्रॉपर नहीं पढ़ा था, लेकिन आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये दुनिया के इंतहाई बड़े फाइलम में शामिल किया जा सकता है। अब ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है जानदारों का? आपके ख्याल में दुनिया में सबसे ज्यादा जानवर कौन से हैं आपके ख्याल में? इंसेक्टा सर। जी, इंसेक्टा आपने जो नाम लिया है ये फाइलम नहीं है, क्लास है। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आपके ख्याल में कौन सा? चलें, आपने एक स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो नॉन जो जानवर हैं उनमें तो मेजॉरिटी जो है वो आर्थ्रोपोड की है, और आर्थ्रोपोड में इंसेक्ट सबसे ज्यादा हैं, और वो नॉन जानदारों का कम बेश 75% है, 3/4 खाली जो हैं ये वाले ही है जिनको हम आर्थ्रोपोड्स और इंसेक्ट्स कहते हैं, समझते हैं। अब जितने वो नॉन है उससे कहीं ज्यादा अननोन है। अभी करोड़ों के हिसाब से ऐसे दुनिया में इंसेक्ट मौजूद हैं जिनको स्टडी नहीं किया जा सका, जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। बिल्कुल ऐसे ही नंबर 2 पे जो फाइलम है जिसकी अननोन स्पीशीज बहुत ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 16,000 ये नॉन स्पीशीज हैं टू 5 लाख, जो अंदाजा है कि दुनिया में कम अज कम 5 लाख किस्म के नेमाटोड मौजूद हैं। और चूंकि उनको स्टडी नहीं किया जा सकता, ना किया जा रहा है, और बहुत ही मुश्किल स्टडी करना, इसलिए ये जस्ट गैस ही रहेगा। वापस आ जाए जी, नाम है जी नेमाटोडा। ये लफ्ज जिस लफ्ज निकला है उसका मतलब है थ्रेड, थ्रेड वर्म। और थ्रेड क्या होता है? धागा पतला लंबा। धागा पतला और लंबा भी होता है, गोल भी होता है। कॉमन नेम है राउंड वर्म्स। राउंड, गोल, गोल है, पतले हैं, लंबे हैं। और जैसे वर्डिंग है सम ऑफ द मोस्ट अबंडेंट, मैं बता चुका हूं, नंबर 1 पे फाइलम आर्थ्रोपोड आता है, तो नंबर 2 पे फाइलम नेमाटोडा है। और इस वजह से कि आप किसी भी एनिमल को डाइसेक्ट करें, उसके पेट के अंदर उसके इंटेस्टाइन वगैरह में से आपको बहुत से नेमाटोड्स मिल जाएंगे। चौथे जानदारों से ज्यादा उनकी हो जाएगी जो गैर मारूफ हैं। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जी, बड़ा अहम स्टेटमेंट है। मिसाल के तौर पर 5 बिलियन मौजूद हो सकते हैं 1 एकड़ के अंदर। 1 एकड़ में किला और पैली इसको कहते हैं, आप समझते हैं खेत क्या होते हैं। ये मेट्रिक सिस्टम में 4046 स्क्वायर मीटर पर मुश्तमिल है। अगर एक गार्डन है या ज़रख़ेज़ ज़मीन है, एक खेत के अंदर 5 बिलियन नेमाटोड मौजूद हो सकते हैं। आप खुद सोच लीजिए, ये सिर्फ तादाद की बात हुई है एक खेत के अंदर, और एस्टिमेट का अंदाजा हो चुका है। नॉन स्पीशीज 16,000 से ज्यादा हैं, और जो एस्टिमेट है वो 5 लाख के करीब है। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पे ये मौजूद नहीं है। जहां भी ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, हाँ वो गले से, हाँ सब्जी मंडी, आप में से कितने लोगों ने शोपरा की सब्जी मंडी देखी हो या कहीं पे भी सब्जी मंडी देखी हो? सब्जी मंडी, सर फ्रूट मैंने मंडी सर मैंने सर देखी है। मैंने बाहर भी से? देखी है। जी, बाहर से अंदर से? सर अंदर से अंदर- अंदर से देखी है। सारी देखी है। चलिए, अब शिवपुरा में 2 हैं। एक तो जो बड़े वाली सब्जी मंडी है वो बत्ती चौक से आगे जाके है, दूसरी जो गल्ला मंडी के करीब है। अगर ये चूंकि बहुत आरामी से आप देख सकते हैं, आप चेक करें कि वहाँ पे वो जो कुछ सब्जियों वाला बचती हैं उठा के पीछे फेंक देते हैं, और वो गल सड़ा मादा वहाँ पे साबित करता है कि हम कितने ज्यादा समझदार, सुगड़ और बेहतरीन लोग हैं। कंपैरिजन दुनिया के साथ कर लें अपना, पाकिस्तानियों की बात हो रही है। एनीहाउ, वेल ये था जी हमारा पहला पॉइंट इस रेफरेंस से कि जहां भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वहां पे नेमाटोड्स बहुत ज्यादा होंगे। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया जी अपने हाथ से।
एनिमल की बॉडी के अंदर, जैसे मैंने भी जिक्र किया था, किसी भी एनिमल को डायसेक्ट करें तो उसके अंदर से, उसके स्टोमक से, उसके इंटेस्टाइन में से आपको बहुत से नेमाटोड्स मिलेंगे। कई किस्म के नेमाटोड मिल सकते हैं। इनका साइज माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे से लेके कई मीटर तक लंबे हो सकते हैं। जो लंबे वाले हैं वो कम है, छोटे वाले बहुत ज्यादा हैं। और ऐसे नेमाटोड भी हैं जो पौधों में या पौधों पर रहते हैं, पौधों से फूड लेते हैं, फ्री लिविंग भी हैं, समुद्र में, फ्रेश वाटर में, जमीन पे, हर जगह पे पाए जाते हैं। और ये इनसे कुछ रिसाइकलिंग में भी पार्ट प्ले करते हैं। जैसे फंगस के बारे में आपने पढ़ा और बैक्टीरिया के बारे में, ऐसे नेमाटोड्स भी रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करते हैं। ये था तारुफ का चल रहा था जी। और इस पैराग्राफ में कुछ और इंफॉर्मेशन है। सेंसरी स्ट्रक्चर्स को छोड़ के इनमें सिलिया नहीं होते। और ये ऐसा कैरेक्टर है जो इसमें और फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो कि बहुत बड़ा फाइलम है, दोनों में कॉमन है। सो सेंसरी स्ट्रक्चर को छोड़ दें तो इनमें इसके अलावा सिलिया मौजूद नहीं है, इनमें भी और आर्थ्रोपोड में। और इसके अलावा स्पर्म ऑफ नेमाटोड्स अमीवाइड होते हैं, ये भी आर्थ्रोपोड के साथ कॉमन है। और अगर ऐसा हो, दो चीज़ों में ऐसी सिमिलरिटी हो, तो वो बड़ी खास होती है। एनी हाउ, हम ऊपर जा रहे हैं इसकी क्लासिफिकेशन देखने के लिए। लुक एट द क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन से पहले एक बार फिर ये तस्वीर देख लीजिए जो ऊपर दी हुई थी इसमें कहीं पे, ताकि आपके जहन में एक बार फिर वो कंसेप्ट आ जाएगी हम जिनको स्टडी करने लगे हैं वो कौन है, किस तरह के हैं। ये है वो तस्वीर। मतलब आप समझते हैं स्लैंग्स, व्हाट इज स्लैंग? जी चलिए, एक और है सबर्ब्स क्या होते हैं। व्हाट इज सबर्ब? सर नखलतान या सब्जी वाले इलाके। दोबारा बोलिए। सर सब्ज इलाका नहीं, मैं या लफ्ज़ दोबारा हरियाणा का। नहीं, आपने मेरे लफ्ज़ पे चूंकि तलफ़्फ़ुज़ क्लियर नहीं होगा, मैं लफ्ज़ दोबारा बोल रहा हूँ। मैं अब लफ्ज़ को पंजाबी में करोड़ करोड़ के बोलूँगा ताकि सबको समझ आ जाए मैंने क्या बोलना है। सब अर्ब, SUBURB, सबर्ब इंग्लिश लफ्ज़ है। चलें, अगला सवाल है। आपकी मेजॉरिटी शोपरा शहर में रहती होगी, मेरा अंदाज़ा यही है। आपकी मेजॉरिटी शोपरा शहर में रहना चाहिए। अब शोपरा शहर में अगर हम शहर के सेंटर की बात करें, वैसे तो पुराना शहर असल शहर था, लेकिन अब शहर ज़रा और तरह से हो गया। जिना पार्क और जो मेन बाजार का इलाका है, ये शहर का सेंटर कह लीजिए। अब इससे निकलना शुरू हो जाए, किसी भी साइड पे चल पड़े। अब जैसे जैसे एक ख़ास इलाका क्रॉस करेंगे तो आगे बेतरतीब सी बस्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी। मैंने बस्ती का इस्तेमाल किया, आम से महल्ले शुरू हो जाएंगे जहाँ नालियाँ कच्ची वाली होंगी, गलियाँ टेढ़ी बड़ी होंगी और वहाँ पे लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा होगी। किसी भी साइड पे निकल पड़े। मैं सिर्फ जैसे एग्जाम्पल देने लगा हूँ। बाजार घंग रोड बड़ा मशहूर जगह है, उसकी गलियाँ बड़ी लंबी लंबी हैं। जब आप घंग रोड पे किसी एक गली में एंटर हो जाएं, फर्ज कि आप घंग रोड के नंबर 3 में एंटर हो जाएं, गली नंबर 3 जो है वो सिर्फ जुनूबी है, ये बहुत ही लंबी है। चलते चलते एक स्टेज आएगी, शुरू में ये बहुत चौड़ी है, आगे जाते जाते ये तंग होती जाएगी। एक स्टेज आएगी कि ये गली गायब होने के करीब हो जाएगी, नहीं बहुत छोटी रह जाएगी। और जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ पे भी आपको टेढ़े बड़े गलियाँ और नालियाँ और टूटी फूटी ये सब चीज़ नजर आना शुरू हो जाएंगी। वेल, ये तो बहुत बेहतर है। जब और आगे जाएंगे तो अकेले अकेले मकान, और उसकी रीज़न है कि शहर से जो बाहर का इलाका होता है, जहाँ पे मेन सिटी ख़त्म हो रहा है, उससे आगे वो सस्ता होता है। जो लोग गांव से शहरों में आते हैं वो वहाँ पे जगह ले लेते हैं और कुछ मकान बना लेते हैं। अब शुरू में गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है, वहाँ पे नालियाँ टूटी फूटी होती हैं, आमतौर पर गरीब लोग वहाँ पे रहते हैं। उन नालियों के नाले बहुत से बच्चे नालियों को लेटरिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और उन नालियों के अंदर आपको ये बड़ा कॉमन नजर आएगा, जिसका नाम मैंने आपके सामने बोला है, एस्कैरस। मतलब मैंने इसका स्लैंग से ताल्लुक आपके सामने, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि तमाम गरीब मुल्कों में ऐसे ही होता है। यह है जी इस फाइलम के तारुफ के साथ एक और चीज़ का तारुफ, ये पैरासाइट भी था जी। अब हमने आने हैं क्लासिफिकेशन की तरफ और फिर जाएंगे कैरेक्टर्स की तरफ। ये टेबल है जी क्लासिफिकेशन का, जिसको हम स्टडी करने लगे हैं। ये है जी टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन नेमाटोड्स। नेमाटोडा, राउंडवर्म्स, आपकी बुक के मुताबिक 16,000 स्पीशीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड और अननोन स्पीशीज लाखों में है। इसकी दो क्लासेस के नाम आपके सामने हैं जी। पहले क्लास सिसरेंटिया फेजमीडिया, एक ही चीज़ के दो नाम है। ओल्ड नेम ये है, न्यू नेम ये है। वैसे ये ज़्यादा मशहूर है, फेजमीडिया ज़्यादा मशहूर है,
ओल्ड नेम और जिसका न्यू नेम रखा गया है वो भी गैर मारूफ है। बहर ये जो लफ्ज़ है जो ओल्ड नेम है क्लासिकल फेजमिड्स, इसके सेंस ऑर्गन्स का नाम है, उसकी नाम बेस पे नाम रखा गया। लफ्ज़ चेक करते हैं। पेयर्ड ग्लैंडुलर और सेंसरी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फेजमिड्स इन द टेल रीजन। जहाँ पे टेल है वहाँ पे दो पेड़ मतलब है राइट लेफ्ट दोनों साइड पे मौजूद हैं सेंस ऑर्गन्स हैं और इसकी बेस पे नाम रखा गया है। इसके अलावा सिमिलर पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स एम्फिड्स पूरली डेवलप्ड इन द एंटीरियर एंड। जो टेल एंड है वहाँ पे फेजमिड्स हैं और उससे मिलते जुलते लेकिन लेस डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, उनका नाम है एम्फिड्स। एम्फिड और फेजमिड्स इनके सेंसरी स्ट्रक्चर या सेंसरी ऑर्गन्स का नाम है जो एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन पे मौजूद होते हैं। उसके बाद है जी एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है जिसकी डिटेल्स आगे सेपरेट आएंगे। ये फ्री लिविंग और पैरासाइट दोनों किस्म की स्पीशीज हैं। एस्कैरिस मतलब जो आपने ऊपर देखा है, एंटीरोबियस इसकी वजाहत भी आगे होगी, आप नाम से वाकिफ नहीं है, पढ़ा था वैसे इंटर में था ये। रेप्टाइटिस और बहुत से और नाम दिए हमें इसने। वॉचीरिया बहुत खतरनाक और 5000 के करीब नॉन स्पीशीज, 5000 के करीब नॉन स्पीशीज इस क्लास है। सेकंड क्लास इसके भी दो नाम है। एफेस मीडिया ये इसका क्लासिकल नेम है और एडिनोफोरिया इसका न्यू नेम है। और एफेस मीडिया जो ऊपर लफ्ज था फेस मीडिया इसका ऑपोजिट है। इनमें फेजमिड है, इनमें फेजमिड्स मौजूद नहीं है और ये एब्सेंट, ये नेगेटिव कैरेक्टर से डिफाइन किया गया है। फ्री लिविंग है मोस्टली लेकिन कुछ पैरासिटिक स्पीशीज भी हैं और ये इसने एग्जांपल दी हुई है। इसमें से ट्रैकिनेला जो कि पैरासाइट है ज़्यादा मशहूर है। 3000 स्पीशीज। अब दोबारा देखें 5000 और 3000 सिर्फ दो क्लासेस में 8000 स्पीशीज, यहाँ पे 16000 है। इसका मतलब है क्लासिफिकेशन इनकम्प्लीट है और चूंकि उसकी रीजन में पहले बता चुका हूँ कि इनकी मेजॉरिटी को भी स्टडी करना बाकी है और इस लिहाज से ये सिर्फ एक दो करैक्टर के ऊपर बेस की गई क्लासेस है। कल ये है जी ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। टाइप है हमारे पास अभी थोड़ा सा ये तस्वीरों में डिटेल्स आ गई हैं लेकिन अभी हमने पहले करैक्टर्स जो जी ये आ गए जी करैक्टर्स है। फाइलम नेमेटोडा के करैक्टर 5 करैक्टर दिए। नंबर 1 पहला करैक्टर हमेशा ऐसा ही होता है। ट्रिप्लोब्लास्ट एक बायलेटरल सिमेट्री वर्मी फॉर्म का मतलब है जिसकी शक्ल सूरत कीड़े जैसी हो, वर्म कीड़े को कहते हैं। ये वर्म लैटिन में है, उर्दू में सॉरी इंग्लिश का वर्म डब्ल्यू के साथ होता है। वर्मी फॉर्म रिजेंबलिंग ए वर्म इन शेप, लॉन्ग एंड स्लेंडर, गोल पतला लंबा, अनसेगमेंटेड खाने नहीं है। स्यूडोसिलोमेट मलात हो चुकी। सेकंड बॉडी राउंड होती है, काट के देखें तो ये बॉडी राउंड है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, बॉडी देखने में गोल लग रही है। बाहर एक कई लेयर्स वाला क्यूटिकल है जिसकी डिटेल्स अभी हम यहाँ पे देखेंगे। डिटेल्स में मोल्टिंग होती है। जुवेनाइल का नाम पहले आ चुका है। बच्चे जब डेवलप हो रहे होते हैं साथ साथ में मोल्टिंग भी हो रही होती है। नेक्स्ट है जी कंप्लीट सिस्टम माउथ से लेके एनस तक जिसकी तस्वीर ऊपर आप देख सकेंगे डिटेल से। अभी ये तस्वीर आपके सामने है। इसके अंदर थ्री पॉइंट्स के बाद चौथा है जी मोस्ट जी ये वाला फिक्र था जी। माउथ यूजुअली सराउंडेड बाय लिप्स बीइंग सेंस ऑर्गन, मुंह के पास लिप्स और लिप्स के ऊपर सेंस ऑर्गन्स होते हैं। चौथा पॉइंट यूनिक एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है जिसकी डिटेल्स आपने नहीं पढ़ी है इससे पहले, जिसमें रेरेंट सेल्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आएंगे। ये क्या है डिटेल्स आगे आ रही है। बॉडी वॉल में सिर्फ लंबाई के रुख पे मसल्स होते हैं, ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये इस तस्वीर में दिखाए गए हैं। आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को यूं बंद कर लें, एक जैसे माफी मांगते हैं, दो हाथ जोड़ें और दरमियान से हाथों को मोटा कर लें, हाथ गोल हो जाएंगे। जिस तरह से आपकी उंगलियां हैं जिस एंगल पे, अगर इस तरह से मसल्स हों तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है जी, मैं इसकी तस्वीर की तरफ आ रहा हूँ। ये वो तस्वीर है जो डायग्राम करना चाहिए। मेल और फीमेल दिखाए गए हुए हैं ए और बी में, जो आप टेस्टिस और ओवरीज के नाम से पहचान सकते हैं। बहुत चीज़ें वैसे तो ये है कि सेक्स ऑर्गन्स में डिफरेंस है, बाकी को खास फर्क नहीं होता आमतौर पर। मैं इसको शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। ये फीमेल है, ये इसका माउथ है जो लेबल नहीं किया गया। उस यहाँ पे एम्फिड मौजूद है। एम्फिड और फेजमिड का नाम पीछे आ चुका है, फेजमिड इसमें लेबल नहीं किए हुए हैं। ये फेरिंग्स है जी, यहाँ तक फेरिंग्स के नाम से वाकिफ हैं। आगे चले जाएंगे, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से आगे जाएंगे तो ज़ाहिर के ये आगे उसको बाकी सिस्टम है पूरे का पूरा, और यहाँ पे जाके लास्ट पे एनस होगी जो कि ओपन हो रही है। यहाँ ये सिस्टम हो गया। और इधर से इसको देखिए, इसने यहाँ मेल में इसको लिप्स
लेवल किए हुए हैं, बगल कैविटी लेवल की हुई है, ज़ाहिर है कि मुंह यहाँ पे है, और ये बाकी सारा कुछ ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स से आगे चले जाएं तो इसने यहाँ पे इंटेस्टाइन, और मजीद आगे जाएंगे तो रेक्टम, और आखिरकार यहाँ पे क्लोएकल एपर्चर मेन एनस इस जगह पे। ये हो गया जी दोनों में मेल फीमेल का डाइजेस्टिव सिस्टम, एक पॉइंट। सेकंड, चूंकि इनकी बॉडी में जो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है वो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो सबसे बड़ा कहना चाहिए अपने वर्किंग के लिहाज से। उसमें फीमेल और मेल में फ़र्क होगा। फीमेल में ये ओवरी है, चेक कीजिए, ये ओवरी पूरी बॉडी में काफ़ी दूर तक फैली हुई है, लंबी चौड़ी है ओवरी। अब इसके बाकी पार्ट्स ढूंढने पड़ेंगे। ये है जी यूट्रस, यहाँ पे ये एग दिखाया हुआ है, और ये ओविडक्ट, ये कोई प्रॉपर लेवल नहीं हुई है, करंट का डिफरेंस है, और गोनोपोर ये यहाँ पे करके स्टॉक, ये भी प्रॉपर लेवल नहीं है इसकी। डायग्राम बहुत अच्छी नहीं है जिसकी ये। चलो अब आ जाइए, यहाँ पे है जी लेटरल एक्सक्रीटरी कैनाल। ये पूरी बॉडी में आपको इस तरह से एक्सक्रीटरी कैनाल नजर आ रही है यहाँ तक, और ये रेनड सेल पड़े हुए जिनका ताल्लुक एक्सक्रीशन के साथ है। और यहाँ भी एक और स्ट्रक्चर सेवन रिसेप्टिकल, ये लफ्ज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फीमेल के अंदर वो स्ट्रक्चर जो मेल से आने वाले स्पर्म को रिसीव करता है। मेरे हाल में फीमेल के पार्ट्स मुकम्मल हो गए हैं, मेल में आ जाएं। इसका टेस्टिस ढूंढने सबसे पहले, दिस इज द टेस्टिस, यहाँ पे करके पड़ा हुआ है। टेस्टिस के साथ बेस्ट रेफरेंस जो स्पर्म डक्ट है, यही पास सेमिनल वेसिकल जहाँ मेल अपने स्पर्म को स्टोर करता है। आगे इसकी इजैकुलेटरी डक्ट है जहाँ से स्पर्म निकलेंगे बाहर, और यहाँ पे स्पीक्यूल मौजूद है, स्पीक्यूल स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है। यहीं पे रेक्टल ग्लैंड भी मौजूद है इसमें। स्लाइवरी ग्लैंड यहाँ पे शो किए हुए हैं। नर्व रिंग ये इसमें दिखाया हुआ है, इसमें शो नहीं किया हुआ। नर्व रिंग दोनों में है, मौजूद है। ये है जी अबाउट, हाँ जी, इसमें यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर भी शो किया गया। ये है जी अबाउट मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर जो चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बाद ये इसने इसके क्यूटिकल को बहुत बड़ा करके दिखाया है, और ये TS ट्रांसफर सेक्शन फेरिंग्स रीजन, जहाँ पे फेरिंग्स है, इस जगह से काट के बॉडी को दिखाया गया है। इसमें क्या कुछ नजर आ रहा है। तस्वीरें कवर हो गई हैं, और हमारा टाइम भी तकरीबन मुकम्मल हो गया है, क्योंकि सर अटेंडेंस लगा दें। जी बता दें जी। सर 4:30। 4:30, सर 4:41। 20 4:41, 41 के बाद किसने बोला? 42 की 42 जी हो गया। और जी एक बच्चे ने और बोला था, 412 सर 412 412, और कोई लाइबा 447 आपने हाथ खड़ा किया है, क्या कहना चाहती हैं? ये एक और स्टूडेंट है, भी हाथ खड़ा किया हुआ है। Who is this? सर 24 की भी सर लगा दें। अटेंडेंस मेरी भी। सर 20 47, एक मिनट, 47 की अटेंडेंस हो गई है जी। और जी शायद ये कौन है? 424 26 जी, 26 भी हो गया है जी, और 24 की अटेंडेंस भी हो गई है जी। जी और कोई जी? एनी क्वेश्चन?